यहाँ पर आप बोर्ड पर पढ़ सकते हैं, हेडक्वार्टर भारतीय दलित साहित्य अकेडमी, J&K रूपनगर। आप सोचिए कि 1994 में ये भारतीय दलित साहित्य अकेडमी बनाई जाती है। इस अकेडमी का मोटिव क्या था इसे बनाने का, और भाऊ परमानंद का इसमें क्या योगदान था, उन्होंने ये क्यों बनवाई, इसे बनाया तो गया, इसे आज कौन लोग चला रहे हैं, उन लोगों का मकसद क्या है, और इस एकेडमी का काम करने का तरीकाकार क्या है, ये जानते हैं। ले चलते हैं आपको ऑफिस के अंदर और बताते हैं दलित साहित्य भारतीय दलित साहित्य अकेडमी के जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या कहते हैं, और जम्मू कश्मीर के कितने लोग हैं जो इस अकेडमी को जानते हैं और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्यों आना चाहिए और यहाँ पर आने से क्या फ़ायदा हो सकता है। हमारे साथ पूर्व चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर PR कुंडल साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सवाल ये है कि आज भारतीय दलित साहित्य अकेडमी में हम हैं और जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, आप भारतीय दलित साहित्य अकेडमी की। तो 1994 में ये दलित साहित्य अकेडमी बनती है, तो किस तरीके से काम किया जाता है, और आज जब आपके हाथों में इसकी भागदौड़ सौंपी गई है, आपके कंधों पर ये जिम्मेवारी दी गई है, इस वक्त की स्थिति क्या है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बात को छेड़ा। भारतीय दलित साहित्य अकेडमी, जैसे आपने खुद ही कहा कि 1994 में ये बनाई, भाऊ परमानंद जी इसके फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, और आज हम लोग उन्हीं की पुण्यतिथि के ऊपर आज लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और आज हमने उनको एक अपनी श्रद्धांजलि यहाँ पर दी। हम चाहते तो थे कि बहुत ज़्यादा लोग इसके अंदर आए, लेकिन किन्हीं कारणों से कुछ ज़्यादा लोग हमारे पास आज आ नहीं सके। कारण क्या है ये वो लोग खुद ही जानते हैं क्यों नहीं आते। हमारा तो एक ओपन इनविटेशन रहता है। मैंने पहले भी 1-2 बार यहाँ फंक्शन किया और मैंने सबको ओपन इनविटेशन दिया कि हर आदमी आइए, और ये सोचिए कि ये जो अदारा है जिसका नाम भारतीय दलित साहित्य अकेडमी है, ये आप लोगों का अदारा है, कि किसी एक आदमी का। जैसे आपको नाम बताया, नाम देखा आपने, इसे भारतीय दलित इस साहित्य के ऊपर इसका रहेगा और दलित साहित्य के ऊपर इसका रहेगा, इसका फोकस है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास भी यहाँ पर बहुत अच्छे लोग साहित्यकार हैं, लेकिन कहीं मैंने उनका कोई साहित्य जो है वो कहीं देखा नहीं, कोई लिटरेचर कहीं कहीं पब्लिश हुआ देखा नहीं। इसका एक फंक्शन ये भी था कि एक हम पैरेलल लिटरेचर, स्पेशली जो हमारे जो पसमानदा तबके के लोग जो हैं, तो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, उन तक वो लिटरेचर पहुंचाएं जो हमारे इस लिटरेरी फील्ड में हुए हैं। हम कुछ लोगों को जानते हैं, जैसे महात्मा फुले जी का नाम है, सावित्री माता का नाम है, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर का नाम है, इनको तो हम लोग जानते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भी बहुत अच्छे ऐसे आइकान हुए हैं जिन्होंने इस समाज को ऊपर उठाने के लिए बहुत काम किया। कुछ काम तो जो है उसको उन्होंने उसमें लाया है, कहीं पब्लिश हुआ है, और बहुत ज़्यादा काम जो है वो पब्लिश नहीं हुआ। तो हमारी इंटेंशन यही थी कि हम उसको भी पब्लिश करें और लोगों के बीच में ले जाएं, दोनों तरफ से, दोनों तरीके से ले जाएं। एक तो उनको राइटिंग में लें, उनका एक छोटी छोटी किताब बने ताकि लोगों को उसको ही पता चले, और दूसरे जो हमारा एक मैंडेट भी है इस अकेडमी का, ये एक रजिस्टर्ड बॉडी है, और रजिस्ट्रेशन के वक्त इसमें इसके कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो आइडेंटिफाइड। एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यही था कि जो बाबा साहब का जो लिटरेचर है, जो बाबा साहब का जो ख्याल है, जो बाबा साहब की फिलॉसफी है, उसको लोगों तक नीचे लिया जाए। जो पैरेलल लिटरेचर शेड्यूल कास्ट के मुतल्लिक लिखा गया है, या जो लिखने वाले हैं, उनको प्रमोट किया जाए ताकि उनकी आवाज़ बाहर चली जाए, और हम उनकी फिलॉसफी को गांव-गांव में इसको प्रमोट करें। और जो शेड्यूल कास्ट के इश्यूज हैं, जो जनरल इश्यूज हैं, हमारे यहाँ कई बार ये आदत हो जाती है लोगों को कि अपना मेरा पर्सनल इशू जो है उन्होंने अटेंड नहीं किया, इसलिए मेरा वहाँ जाने का कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद जो है वो किसी खास आदमी की मदद करने को इनकार नहीं है, लेकिन सबसे पहले जो हमारा मैंडेट है
वो समाजी तौर पर है कि समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। वो इशू बहुत सारे आइडेंटिफाई। हमारी कोशिश जब मैं यहाँ आया और हमारे कुछ पुराने साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि यहाँ पर जिन्होंने इस अकेडमी को बाबूजी के जाने के बाद इसको रखा, संभाल के रखा। एक्टिविटीज कम हुई लेकिन इस अकेडमी का नाम जो है उन्होंने इसको बना के रखा। हम चाहते हैं कि जो नाम है इसको थोड़ा सा हम और आगे ले जाएं और हर आदमी जो भी डिप्रेस्ड क्लास से ताल्लुक रखता है अक्रॉस दी बोर्ड वो इसका मेंबर बने, इसको ओन करे कि ये मेरा है। जब एक आदमी करता है ना ओन कि ये मेरी चीज है, जब एक आदमी के अंदर ये आता है ना जज्बा कि ये मेरा है, फिर उसका जो इम्पैक्ट है ना वो बिल्कुल अलग हो जाता है। जब ये कोई सोचता है कि ये सर वो अकेडमी बनी है उसमें वो कुंडल साहब उसके प्रेसिडेंट है, उसका मतलब अलग हो जाता है। लेकिन जब ये कहता है कि मैं मेंबर हूँ उस अकेडमी का, वो मेरी अकेडमी है, मैं उसको पैसे देता हूँ, मैं उसका लिटरेचर बनाता हूँ, मैं उसको आगे पब्लिसाइज करता हूँ, जब वर्ड मैं आता है ना कि मैं वो कर रहा हूँ तो फिर उसका मीनिंग जो है वो अलग हो जाता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट। हमारी इंटेंशन यही थी कि हर आदमी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए और इन्वॉल्व हो जाए। कैसे इन्वॉल्व हो जाएगा? एक तो इसकी वो मेंबरशिप ले, जो हमने कोई ये नहीं कह रहे कि भाई हजारों रुपया या लाखों रुपया हमें चाहिए, लेकिन अकेडमी को अगर हमने चलाना है, इसकी एक्टिविटीज को चलाना है, जैसे मैंने जिक्र किया इसके सेमिनार्स करने हैं, इसमें गाँव गाँव जाके लोगों को एजुकेट करना है, इनके लोगों के प्रॉब्लम्स को लेके जो है वो समझना है, उनको लोगों तक पहुँचाना है, उधर से लोगों तक पहुँचाना, उधर से लेके उसको गवर्नमेंट तक या जो भी इसको अटेंड कर सकता उसके पास लेके जाना है। तो हर चीज के लिए थोड़ा बहुत पैसा। कुंडल साहब, इसका मेंबर कैसे बना जा सकता है? कोई भी व्यक्ति अगर मेंबर बनना चाहता है, क्योंकि लोगों को ये रास्ता नहीं मालूम है, कोई ऑनलाइन प्रोसेस है जिससे लोग कर सकते हैं? आने लगा था कि हमने बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, हमने एक फार्म छोटा सा बनाया हुआ है। हम चाहते हैं कि वो फार्म भरे, इसमें कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, उसका अपना नाम चाहिए, उसके गाँव का नाम चाहिए, उसके साथ उसका आधार कार्ड है तो प्रूफ हो जाता है कि वो यहाँ का है, और एक 100 रुपये की उसकी फीस है, वो हमारा एनुअल मेंबर बनेगा। फिर उसके बाद एनुअल फीस है, वो मेंबरशिप की होगी। फिर एनुअल फीस है, वो अभी हम लोगों ने कह रहे थे कि 1000 रुपये का एनुअल फीस हमें दे दें और भाव है वो इसमें मेंबर हमारा बन गया। उसके बाद इसको चलाने के लिए इसका एक स्ट्रक्चर बनाया है। स्ट्रक्चर में एक इसकी बनी है एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो कि इनकी डे टू डे एक्टिविटीज को जो है उसको देखती है। जिसके एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो प्रेसिडेंट है उसके साथ 8-9 मेंबर और उसके बाद एक हमारी जनरल बॉडी, तो एक जनरल बॉडी के साथ है एक हमारी एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी में और जनरल बॉडी में जो भी सीधा लोग हैं हमने उनको रखा। फिर एक जनरल हाउस जिसमें जितने मेंबर्स हैं वो सारे के सारे इसके वो मालिक हैं, तो सारे के सारे इसके वो मेंबर हैं, और जो मेंबरशिप फीस लेते हैं तो इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं, उनकी वो मिल्कियत बन जाती है। ये उनकी अकेडमी है। लेकिन सवाल ये है कि इतना आसान प्रोसेस है, इतना आसान तरीके से आप मेंबर बन सकते हैं और बहुजन समाज के लिए ये भारतीय दलित साहित्य अकेडमी काम करेगी, तो फिर इससे ना जुड़ना या इसको ना आना कोई कारण मैं समझना चाहता हूँ, क्या रीजन रहता है? कारण मतलब जो मैंने एनालाइज किया है, कारण तो ये भी है कि हम लोग अप्रोच नहीं कर सके, गाँव में नहीं जा सके लोगों को इसका मेंबर बनाने के लिए। हमने कोशिश की है कि इसको हमने एक रखा था विलेज आउटरीच प्रोग्राम, जैसे हमने एक प्रोग्राम किया था यहाँ बड़ी ब्रह्मग्राम, तो उस इलाके के लोग जो थे जितने भी आ सके, तो बहुत अच्छी गैदरिंग वहाँ गुरु रविदास मंदिर के अंदर, वो पूरा हाल उसमें भरा हुआ था, 200-250-300 के करीब लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो हमने वहाँ पर भी वो फार्म ले गए थे और जो कि सब ये हमारे फार्म है इनको दे दीजिए, और इसका एक आदमी को हमने जिम्मेदारी दी थी, आप इस फार्म को सबको दे दीजिए और इनसे वो 100 रुपये का मेंबरशिप बना के हमारे मेंबर बन जाएंगे। इस तरीके से हमने वो प्रोग्राम एक कड़ी में एक हमने डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में रखा है, एक डिस्ट्रिक्ट जम्मू में रखा है, एक डिस्ट्रिक्ट कठुआ में रखा है, एक हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट रियासी में रखा था, मतलब कटरा में। इसलिए हम जगह जगह कुछ जगह हम लोग अभी कर सके हैं, कुछ जगह पर अभी हम लोग पहुँच नहीं सके, लेकिन फार्म हमने सबको दे दिए कि आप लोग फार्म। अब हमारी नेक्स्ट कोशिश यही है कि उनको फार्म को जो है वो ऑनलाइन किया जाए। एक वेबसाइट हमने एक बनानी है और इस वक्त हम फेसबुक पे है कि उसके ऊपर है वो फार्म, उसके ऊपर है, तो वहाँ से वो आदमी फार्म ले सकता है और वो डाउनलोड करके अपना मेंबरशिप फार्म में बना के वो भेज दे।
प्रोग्रेस थोड़ी उसमें स्लो है, हमारी तरफ से भी स्लो है। हमारे जो सेक्रेटरी हैं या जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी जो ड्यूटी लगी है कि वो इसको थोड़ा सा आगे इसको लोगों तक वो फार्म ले लें। और जिस तरीके का भी हमने सेमिनार किए हैं, जैसे जैसे आज हुआ, जिसमें आज कहा गया, बहुत सारे हमारे जो वक्ता थे उन्होंने ये कहा कि आप आइए इसका मेंबर बनिए। मुझे लगता है कि ये आवाज़ जाएगी। क्यों बीच में गैप बहुत हो गया बाबूजी के जाने के बाद। जैसे पहले भी हमने कहा, आपने भी उसको कहा, एकेडमी नाम पे तो चलती रही, लेकिन जो एक्टिविटीज थी, जिस तरीके की प्लान किया गया था, उनको थोड़ा सा सेटबैक लगा। दो वजह से, एक तो बाबूजी की जगह कोई पूरी कर नहीं सकता है, एक तो उनके शूज में स्टेप इन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको करें। लेकिन जो बीच में जो इतने सालों का गैप हो गया, इसमें थोड़ा सा लिंक हमारा जो है वो टूट गया, उसको रीलिंक करना जो है वो एक मुश्किल हमारे लिए आ रही है। लेकिन जैसे वो कहते हैं ना कि हम होंगे कामयाब, तो वो हमारा एक दृढ़ निश्चय है, हम कामयाब होंगे। एक आखिरी सवाल है कि बहुजन समाज की एक समस्या है, हम लोग उन लोगों में जाते हैं, उनसे मिलते हैं, लगातार बात कर रहे हैं, उन लोगों की ये चीज़ रहती है कि ये जाति इसको चला रही है, ये शायद इनका कोई बेनिफिट होगा, वो जाति उसको चला रही है, शायद उनका कोई बेनिफिट होगा। और फिर एक चीज़ रहती है कि मेरा इसमें क्या फ़ायदा होगा, मुझे इसमें क्या मिलेगा। ये एक बड़ी समस्या है, इसका समाधान कैसे करेंगे? और इन लोगों के अंदर, एक बहुजन समाज के लोगों के अंदर ये चीज़ कैसे आप स्पष्ट कर पाएंगे कि ये चीज़ नहीं है, ये सबके लिए एक है और आप सब आ सकते हैं? मैंने नहीं, बल्कि हम सब ने मिलके एक कोशिश की है। जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है ना, वो हमने इस वक्त हमारे उसमें 10 मेंबर हैं, 11, हम 14 तक जा सकते हैं। 13 जातियां हैं हमारी इस वक्त, 11 जातियां जो है उसमें रिप्रेजेंट, 11 के 11 आदमी जो है वो अलग अलग जाति से हैं, जितनी भी नोन है। कुछ 2-3 ऐसी हैं जिनका ज़्यादा पर ना लगा, ज़्यादा लोगों को पता है ना, वो यहाँ पर उनकी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन जो मेन है वो सारे के सारे हमने इसमें इंक्लूड। जैसे मैं कहने में मुझे हर्ज नहीं है, चमार जिसको रामदासिया कहते हैं, भगत जिनको मेघ कहते हैं, बटवाल जिनको बटल भी कहते हैं, बाटल भी कहते हैं, महाशा डूम भी कहते हैं। ये हैं जो 5 जाति जो के, और एक सरियारा क्योंकि जम्मू में अगर हमारे बाहू कोट में वो ज़्यादातर वहाँ पर रहती है। ये है ज़्यादा जिनका जो नोन है, जो मतलब है। इसके साथ हमारे कुछ और भी जाति, हाँ एक और है बड़ी अच्छी, वो है हमारे क्लास जो है, जिनको अभी उसमें अलग अलग नाम से लोग बुलाते हैं, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कभी उसको कोई खाकरूम कहता है, कोई भंगी कहता है, कोई सफाई कर्मचारी कहता है, कोई वाल्मीकि कहता है, कोई डिफरेंट उसके वो नाम उसमें दिए गए। एक जाति वो है, वो अभी तक हमारे पास रिप्रेजेंट, एक आदमी उनका हमारे पास जो आए थे, हमने उनको लिया है, मेंबर हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो मीटिंगों में थोड़ा आ नहीं रहे हैं। कारण क्या है वो हम उनसे दरियाफ्त करने की कोशिश करें। तो एक तो यह है कि वो सारी जाति इसके अंदर होगी, हर एक इन्वॉल्वमेंट होगा। फिर हमारी इंटेंशन यही थी कि जब वो एक आदमी आता है तो कोशिश ये थी कि कम से कम अपने साथ ज्यादा नहीं तो 10 आदमी तो लाएगा। तो अगर 10 आदमी भी लाता है तो 10 × 10 100 आदमी तो हो जाते हैं हमारे यकदम, इसी एग्जीक्यूटिव कमेटी की वजह से। तो 100 हो गए। अगर वो 100 आदमी जो है अपने साथ और 10-10 ले आते हैं तो 1000 10,000 हो जाता है। इस तरीके से जो है वो मेंबरशिप हमारी ऑटोमेटिकली बाई वर्ड ऑफ माउथ जो है वो बढ़ती जाएगी। रिटर्न तो अलग है, बट इस तरीके से वर्ड ऑफ माउथ से बढ़ती जाएगी। और एक बार जो आदमी यहाँ आ जाता है तो फिर हम उसको कन्विंस कर सकते हैं कि वो इसका मेंबर बने। दूसरी यही बात के साथ पर्सनल इशू, मैंने पहले भी कहा कि हमारा इंटेंशन किसी की समस्या है उसको दरकिनार करना नहीं है, लेकिन मेन मैंडेट हमारा जो है वो जनरल सोसाइटी की इशू है, उनके ऊपर फोकस करना है। जैसे हमने 2-4 बार आपको बताया भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ भी मिले कि हमने 7-8 इशू जो है जनरल, जो कि हर एक लोगों को पर्टेन करते हैं। बच्चों का स्कॉलरशिप है, बच्चों को वजीफा नहीं मिलता, सरकारी स्कूल हमारे बंद हो रहे हैं, 2-2, 3-3 स्कूल इकट्ठे हो गए हैं, बच्चे स्कूल में नहीं जा सक रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जमीनों का मसला है, हालांकि वो सबका इंडिविजुअल फायदा भी है। जैसे महाजरीन की जमीन है,
उसके ऊपर हमारे लोग उसके ऊपर काबू हैं, 47 से बैठे हुए हैं, ओनरशिप राइट नहीं मिल रहे। नतीजा ये होता है कि वो आदमी ना तो जो लीगली है वो आदमी उस जमीन को इम्प्रूव नहीं कर सकता, मतलब उसमें अगर आपको ट्यूबवेल भी लगाना है उसको इजाजत लेनी है। आपने उसके अंदर मकान बनाना है, आप नहीं बना सकते। अगर आपके पास मकान है उसको रिपेयर करना है, आप नहीं कर सकते, क्योंकि तो उसका मालिक कोई और है, कस्टोडियन डिपार्टमेंट उसका मालिक। तो हम तो ये कह रहे थे कि भैया जैसे आपने बाकी जो हमारे भाई आए हैं बाहर से, रिफ्यूजीज आए हैं, यूके आए हैं या वेस्ट पाकिस्तान से आए, आप उनको हक दे रहे हैं, तो उसमें शेड्यूल कास्ट का भी हक जो है वो दे देना चाहिए उन्हीं लाइन के ऊपर जिन लाइन के ऊपर आपने उनको दिया है। और इससे हमारे लोगों का फायदा जो है वो होगा। बैंक से लोन नहीं मिल रहा, आप लोग कोई काम करना चाहते हो बैंक का लोन चाहते हो, बैंक वाले कुछ आपसे मांगते हैं कोई जमीन का उनके पास मालिकाना हक है नहीं। नंबर 3 कि जो गवर्नमेंट जब कभी कोई जमीन वो अक्वायर करती है उनको उसकी कंपनसेशन नहीं मिलती, क्योंकि वो जमीन कस्टोडियन की, वो पैसा कस्टोडियन को मिल जाता है, आप उसके अंदर कुछ नहीं ले सकते। इस तरीके से हमने ये भी कहा है कि भाई देखिए एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी समस्या है। गवर्नमेंट, जहाँ गवर्नमेंट की एजेंसी जैसे बहुत सारे डेवलपमेंट अथॉरिटीज, म्यूनसिपैलिटीज हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के और बड़े इंस्टीट्यूट हैं, पंचायती राज के हैं, ये है कि वो लोग अपने अपने कमर्शियल और रेजिडेंशियल कॉलोनीज बनाते हैं, लेकिन कहीं पर कोई रिजर्वेशन नहीं है इन लोगों के लिए। नतीजा यह है कि वो ओपन बिडिंग करते हैं, और ओपन बिडिंग में वो जो कमर्शियल प्लाट हो या कमर्शियल साइट हो या बिल्ट अप से स्ट्रक्चर हो या कमर्शियल रेजिडेंशियल प्लाट हो, उसमें ये लोग बिड नहीं कर सकते क्योंकि उसमें पैसे है नहीं। तो हम ये चाह रहे थे कि साहब उनको इसमें वो दीजिए, रिजर्वेशन दे दीजिए, तो जो गरीब लोग हैं उनको भी इसमें थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा। तो जो आपने बात करी कि इंडिविजुअल फायदा, ये 2 चीजें तो मैंने बताई, तीनों चीजें जो मैंने बताई, स्कॉलरशिप, एग्रीकल्चर लैंड की ओनरशिप और रेजिडेंशियल प्लाट, ये इंडिविजुअल ओनर के लिए है, लेकिन कलेक्टिव ये जनरल इशू है ना, ये एक आदमी का नहीं हो सकता, इसको अकेले को दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल के भी इशू सारे के सारे जो है वो लेने होते हैं। इस तरीके से रिजर्वेशन जो मुलाजमों की रिजर्वेशन है उसको इन्फोर्स नहीं हो रहा, तो वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर इन्फोर्समेंट जो है बोर्ड है गवर्नमेंट के पास, चीफ सेक्रेटरी जिसको हेड करते हैं, वो मुलाकात करें, मीटिंग करें, देखें हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रमोशन नहीं हो रही है, लोग कोर्ट्स में चले जा रहे हैं, करोड़ों रुपए लोगों के इसके ऊपर वेस्ट होते हैं, तो कहते हैं इसको इन्फोर्स करिए। इस तरीके से शेड्यूल का शेड्यूल एट्रॉसिटीज एक्ट है, हर रोज आप लोग लिखते रहते हो अखबारों में, आप लोग पेपरों में, यहाँ ऐसे चैनल में आप करते रहते हैं, फलां गाँव में उसके साथ ये हो गया, तमखान हो गया, लेकिन कहीं कोई केस जो है वो एट्रॉसिटी एक्ट के तहत रजिस्टर नहीं होता। हालांकि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट DYSP लेवल का अफसर रखा है जो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, इसके नीचे इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को ड्यूटी लगाई है कि वो इसकी मॉनिटरिंग करे हर महीने, चीफ सेक्रेटरी मॉनिटरिंग करे, गवर्नर मॉनिटरिंग करे कि कितने केस हुए हैं कितने नहीं। प्रोसिक्यूटर्स गवर्नमेंट ने लगा दिए ताकि आप लोगों को मतलब इनका केस जो है वो सरकारी वकील जो है वो वहाँ पर करे। जजेस इसके लिए नॉमिनेट हो चुके हैं कि कौन जज इसका जो है वो सुनेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही भी अभी तक भी कोई इसके फॉलो अप नहीं है। दोनों तरफ से इसकी मैं तो करता है कमजोरी है, हमारे लोग भी नहीं वहाँ जा रहे और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर प्रोएक्टिव अप्रोच जो होनी चाहिए वो नहीं है, जैसी बाकी स्टेट्स के अंदर कभी कभी देखने को मिल जाती है, वो यहाँ पर नहीं। एक जनरल इशू है, लेकिन है इम्पैक्ट इसका इंडिविजुअल है, तो फायदा तो इंडिविजुअल को ही मिलेगा ना। फिर गवर्नमेंट इसमें कंपनसेशन देती है, उसको पैसे भी देती है कि साहब आप केस कर रहे हैं, आपका नुकसान हुआ तो आप इतने पैसे भी देंगे, उसके लिए अथॉरिटी बनी है, इसके लिए इंस्टीट्यूशंस बने हैं। लेकिन इस तरीके से शेड्यूल कास्ट के लिए एक बोर्ड बना है, कारपोरेशन बनी है, शेड्यूल कास्ट वेलफेयर कारपोरेशन, जिसपे बड़े इजी मौके के बड़े इजी तरीके से उनको वहाँ से लोन मिलता है। और वो 3-4 किस्म का लोन है, वो आपको ट्रांसपोर्ट का लोन है, आपको छोटे जो भी छोटे आपने बनाने हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स बनाने हैं, कोई आपने कारोबार करना है, आपने कोई दुकानदारी करनी है, उसके लिए आपको वहाँ से वो लोन जो है बोर्ड से मिलता है, जिसमें सब्सिडी भी है और बहुत नॉमिनल रेट के ऊपर उसका जो है वो लोन है, कारपोरेशन एग्जिस्ट करती है। वो अलग बात है कि अब जब बनी थी तो कारपोरेशन ओनली फॉर शेड्यूल कास्ट बनी थी, अब बीच में शेड्यूल ट्राइब आ गए, बैकवर्ड क्लासेज आ गई है, तो नतीजा ये निकला कि आस्ता आस्ता जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं थोड़ा सा
जिसमें पीछे होते गए और वो आगे आ नहीं रहे। इन सबको देखने की एक और बड़ी अच्छी चीज है, और ये सारा इंडिविजुअल फायदा है, लेकिन जो कलेक्टिव है वो यही है कि जो कॉर्पोरेशन फंक्शनल हो। हम चाहते हैं कि उसको कॉर्पोरेशन को फंक्शनल बनाइए, उसमें उसको चेयरमैन लगाइए, होल टाइम चेयरमैन लगाइए। इस वक्त मिनिस्टर इंचार्ज जो है वो उसका सोशल तो वो चेयरमैन है। हम चाहते हैं कि उसमें एक वाइस चेयरमैन या चेयरमैन एक अलग से लगे, ताकि वो डे टू डे एक्टिविटीज को उसके ऊपर वो ध्यान रखें। इसी तरीके से अब पॉलिटिकल सिस्टम में जब तक कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है तो बहुत सारे काम होते नहीं हैं। अब शेड्यूल कास्ट का किसी वजह से गवर्नमेंट में नुमाइंदगी नहीं है, जो भी कारण है मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन एक गवर्नमेंट का अदारा है जिसको कहते हैं शेड्यूल कास्ट एडवाइजरी बोर्ड, एक बना हुआ है एडवाइजरी बोर्ड, जो आज से नहीं बना हुआ, जिस चीज से बना हुआ है। उसमें एक वाइस चेयरमैन होता है, एक सेक्रेटरी होता है और सारा। अभी तक आपके पास तो वाइस चेयरमैन ही नहीं है, बोर्ड डिफंक्ट है। अब आप शिकायत लेके तो किसके पास जाए? एक तो सोशल डिपार्टमेंट है, वो तो सेक्रेटरी में है, वहां तो हर आदमी जा नहीं सकता है। लेकिन ये एडवाइजरी बोर्ड है, ये लोगों का अपना है, ये लोग बैठते हैं, बाहर बैठते हैं, हर आदमी वहां जा सकता था, जब ये समस्या है, वो अभी तक नहीं बना। तो कलेक्टिव एफर्ट ये है कि उसको बनाया जाए, लेकिन इंडिविजुअल उसमें जो फायदा जो पब्लिक अपने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि वहां आदमी आज जाके अपनी प्रॉब्लम जो है वो उसके ऊपर पोज कर सकता है, बता सकता है कि मेरी ये समस्या है। तो ये चीजें लोगों को समझनी चाहिए ना कि मुझे क्या मिलेगा। ये सब चीजें जो मैंने आपको 6 के 7 चीजें बनाई ये उन्हीं को मिलेगी ना, वो मुझे नहीं मिलेगी ना। हम तो सिर्फ प्रोजेक्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। अब आप ये सोच लीजिए कि भारतीय दलित साहित्य अकेडमी के साथ जुड़ने के आपके पर्सनल फायदे क्या हैं। आप लोगों के दिमाग में जो सवाल हैं उन सवालों का मेरे ख्याल से जो जवाब था वो आपको मिल गया होगा। और भारतीय दलित साहित्य अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आपको क्या करना है ये भी आपको बड़े बेहतर तरीके से अभी आर कुंडल साहब ने बता दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये इंटरव्यू आपके लिए जानकारी, जो जानकारी आपको चाहिए थी वो जानकारी आप लोगों तक पहुंच गई होगी और आप भारतीय दलित साहित्य अकेडमी के साथ आप जुड़ेंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है।